हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से बिहार स्पेशल बैच में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग जो है प्राचीन भारत जो हमारा है यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया जो है हम लोग उसके क्वेश्चंस को करेंगे। अगेन बिहार में जो 2005 से 2023 तक के जो भी एग्जाम्स में और उसमें एंशिएंट इंडिया के जो जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर करीब 4 से 5 क्लासेस होंगी, है ना। तो इसको करते हैं हम लोग। ये मॉडल सेट 1 है तो ऑब्वियसली हर कोई देख सकते हैं। खैर जिन लोगों ने पहले के वीडियोस पहले यानी कि इंडियन पॉलिटी का आपका चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री का हो चुका है और आपका मेडिवल हिस्ट्री का भी क्लासेस हो चुकी हैं, तो उन क्लासेस को भी आप लोग जरूर जाकर के देखिए, है ना। बाकी मॉडल सेट 1 को हम लोग आज शुरू करते हैं और देखते हैं कि इनमें कौन कौन से क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सारे क्वेश्चन हैं जनरली, ठीक है। तो चलिए पहले सवाल की तरफ सीधा बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है ना। पहला सवाल है कि जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। तो देखिए जैन परंपरा में हम सबको पता है कि कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें पहले ऋषभदेव हुए और अंतिम महावीर हुए। लेकिन यह अंतिम से पूछ रहा है कि एक पूर्व यानी अंतिम से एक पहले, तो ये नहीं कि ये पूछ रहा है बेसिकली 23वें कौन थे। तो वो थे आपको कौन, तो वो थे आपका पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो है वो 23वें थे, है ना, 23वें तीर्थंकर थे, है ना, तीर्थंकर थे, ठीक है। और बाकी यहां पर आप जानते महावीर जो है वो अंतिम यानी कि 24वें थे। महावीर आपके कौन है, अंतिम यानी कि 24वें थे, ठीक है। और ऋषभ देव की बात करेंगे, जैसे मैंने बताया ये प्रथम थे, पहले थे, ठीक है। अच्छा यहां पर भद्रबाहु की अगर हम लोग बात करें, भद्रबाहु कौन थे जरा ये भी समझिए। देखिए भद्रबाहु वैसे तो ये तीर्थंकर तो नहीं थे, लेकिन इनका जैन परंपरा में एक बहुत महत्वपूर्ण कह लीजिए कि स्थान है और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनके गुरु थे। तो ये ध्यान में रखेंगे भद्रबाहु कौन थे, तो वो चंद्रगुप्त के गुरु थे ना। तो ये चंद्रगुप्त के, है ना, तो ये चंद्रगुप्त के गुरु थे, ठीक है, चंद्रगुप्त के गुरु, ठीक है। ये भी सवाल पूछा हुआ है कि चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे, तो वो भद्रबाहु थे, है ना। और आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बौद्ध धर्म को जैन धर्म को अपना लिया था, ठीक है। और ये गुरु उनके कौन थे, तो भद्रबाहु थे, जिनका जैन परंपरा में एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमने समझ लिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की। देखिए जब कश्मीर की बात आती है ना तो बस एक ही किताब जहन में आती है और उस किताब का नाम है राजतरंगिणी, है ना। राजतरंगिणी जो किताब है, ठीक है, जो कि कलहन द्वारा लिखी गई थी, है ना। ये किताब करीब कहा जाता है कि ये 1148 से 50 इस समय के बीच में लिखी गई थी, ईस्वी के बीच में लिखी गई थी। और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में है या फिर कहिए कश्मीर के शासकों के विषय में, कश्मीर के इतिहास और उसके शासक, है ना, इतिहास एवं और इसी में शासक ऑब्वियसली आ जाएगा। इतिहास की बात करेंगे तो खैर शासक उसमें आ ही जाएगा। तो उसके बारे में लिखा गया ये किताब राजतरंगिणी कलहन द्वारा रचित है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, कह रहा है कि अच्छा जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बता दूं कि जो इसका PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा। तो बस आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जरूर चेक करिए, है ना। नोट्स को जरूर डाल लीजिए, सिर्फ वीडियो देखना पर्याप्त नहीं होगा, आप उसको नोट्स करिए, है ना। और नोट्स में आप पॉइंट्स को जो भी एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं, ठीक है, आप खुद भी सर्च करके ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगता है। लेकिन उस क्वेश्चन पेपर को निकालिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए, जो मैं बता रहा हूं वो तो ऐड करिए अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा उसमें और जानना है। क्योंकि देखिए लोग जब PYQ जो लोग भी करते हैं ना, वो बस एक जगह बहुत बड़ी गलती करते हैं और वो है कि वो PYQ में सिर्फ उस ऑप्शन को कंसीडर करते हैं जो आंसर है। यानी कि मान लीजिए इसमें कोई एक आंसर है तो उस ऑप्शन को देखा और आगे बढ़ गए। नहीं, आप PYQ का असली अगर आप कहें कि यूज तब है ना, या तब वो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा जब आप उसके 4 या 5 जो भी ऑप्शंस दिए सारे ऑप्शंस को आप सॉल्व करें। और इसलिए मैं लगभग ऑप्शन जहां पर जरूरत होती है, जहां पर लगता है कि इन ऑप्शंस को जानना चाहिए, मैं सारे ऑप्शन आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए तो सवाल है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार जो है ये किसके द्वारा किया गया था। ये अभी जो हमने देखा था भद्रबाहु, इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो भद्रबाहु के द्वारा जो है वो जैन धर्म का प्रचार प्रसार, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो दक्षिण भारत में भी किया था। तो यहां पर हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। कह रहा है गुप्त काल में सर्वोच्च न्याय पदाधिकारी या प्राधिकार किसके पास होता था। तो ये होता था राजा के पास। राजा के पास जो है सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकार था। वैसे जो न्यायिक पदाधिकारी होते कौन थे, ये महादंड नायक जो है, इसको ये महादंड नायक तो हो गए। तो ये कौन थे, अगर मैं यहां पर, ये न्यायिक पदाधिकारी है ना, तो ये हो गए न्यायिक पदाधिकारी, ठीक है। कौन थे, पदाधिकारी। न्यायिक पदाधिकारी को क्या कहा जाता था, महादंड नायक जो है वो कहा जाता था। लेकिन सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार जो है वो राजा के पास होता था, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है।
कृषि, वैसे गुप्त काल से भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे, तो वहां पर हम लोग गुप्त काल के बारे में और भी है ना देखेंगे। भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम युग कहा जाता है, ठीक है, कई कारण है, पढ़ेंगे उसके बारे में। कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई थी? देखिए, कृषि के बारे में जो है वो सबसे पहली जो जानकारी मिली है वो बलूचिस्तान का जो मेहरगढ़ वाला क्षेत्र है वहां मिली थी, और पता चलता है ये नवपाषाण युग जो है ना, कौन से युग में? तो नवपाषाण वो 7000 जो ईसा पूर्व है, 7000 ईसा पूर्व के आसपास का जो है नवपाषाण है ना, नवपाषाण युग में, ठीक है, युग में ये इसके मिले हैं, ठीक है। और वो कहां से मिले हैं है ना, नवपाषाण युग में? तो ये अगर आप देखें तो इसकी जानकारी कहां से मिली है ना, तो वो है आपका बलूचिस्तान है ना, बलूचिस्तान बोलिए, बलूचिस्तान है ना, चिस्तान, ठीक है, का मेहरगढ़ वाला क्षेत्र, ठीक है, मेहरगढ़ है ना, मेहरगढ़, ठीक है, में वहां पर क्या मिले थे? अन्न के अवशेष है ना, अन्न है ना, या जो गेहूं है उसके अन्न के अवशेष मिले थे, ठीक है, अवशेष। तो ये कहां से मिले थे आपको? ये मिले थे बलूचिस्तान का मेहरगढ़, और वो किस युग से संबंधित है? नवपाषाण युग से संबंधित है, तो ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था? देखिए, वैसे तो बुद्ध ब्राह्मणवादी आस्था का विरोध करते थे, लेकिन एक और भी ब्राह्मणवादी आस्था है जिसका वो समर्थन करते थे या उसमें विश्वास रखते थे, वो था जीवन चक्र। जीवन चक्र की जो ये आस्था, ठीक है, या जिसको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, इसमें बुद्ध की या भगवान बुद्ध की आस्था थी, ठीक है। अगेन भगवान बुद्ध से कई सारे प्रश्न बनते हैं कि उनका जन्म कब हुआ, कहां हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने वो पहला उपदेश कहां दिया था, वो सारे अभी जब क्वेश्चन करेंगे ये सारे क्वेश्चन एक एक करके आपके डिस्कस हो जाएगा, तो परेशानी होना, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए वो ऑलरेडी यहां पूछा है, इवन अगर उसका हिंट भी आएगा, ऑप्शन भी आएगा, तो मैं वहां पर आपको डिटेल डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? अब जैसे भगवान महावीर का है तो यहां पर हम लोग जान लेंगे। देखिए, भगवान महावीर की मृत्यु जो है वो पावापुरी में हुई थी। कब हुई थी? देखिए, पहले इनका जन्म समझते हैं, ठीक है, मृत्यु की हम लोग बात बाद में करेंगे। तो भगवान महावीर की मृत्यु जो है वो पावापुरी में हुई। अगर डेट यहां देख लीजिए, 468 जो है वो ईसा पूर्व। आपको पता होगा कि बुद्ध और महावीर जिस समय थे वहां पर जो है टाइम जो है उल्टा काउंट होता था, यानी ज्यादा से कम की ओर, ठीक है, जिसको बिफोर क्राइस्ट एरा भी कहते हैं, बीसी भी कहते हैं, ठीक है, या हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। तो ये 468 ईसा पूर्व की बात है, ठीक है, और उस समय इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म कहां हुआ था? वैशाली, और वैशाली का जो है कुंडल, ये जन्म की बात हो रही है, ठीक है। तो महावीर का जन्म कहां पर हुआ था, है ना, तो वैशाली में जन्म हुआ था, वैशाली में जन्म हुआ। और जन्म कहां हुआ था? वो उसको कुंडल ग्राम बोलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको? कुंडल ग्राम जो है वैशाली का, वहां पर इनका जन्म हुआ। और कब हुआ था जन्म? अगर जन्म की बात करें तो ये 540 ईसा पूर्व। अब यहां पर आपको पता चल रहा होगा टाइम उल्टा काउंट होता है, जो लोग नए हैं, जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं हिस्ट्री को, उनको पता होगा वैसे, है ना। तो ये 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु, यानी कि 72 वर्ष, है ना, 72 वर्ष ये जिंदा रहे, ये जीवित रहे, ठीक है। और बाकी आप इनके बारे में जानते हैं कि ये अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के अंतिम और 24वें, है ना, अंतिम। वैसे मैंने पीछे भी इसके बारे में बताया, अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर, है ना, 24वें, है ना, आपका 24वें तीर्थंकर है, ठीक है। तो ये 24वें तीर्थंकर है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है? 24वें तीर्थंकर है, कौन है? तो ये है आपका भगवान महावीर। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, महावीर का जन्म 540 में किस, जस्ट मैंने बताया ये कहां पर है आपका? वैशाली। देखिए, यही होता है जब आप ऑप्शन को डिटेल में पढ़ते हैं। हमने ऑप्शन को पीछे डिटेल में पढ़ा तो अगले क्वेश्चन के आंसर में डायरेक्ट मिल गए। वहां मृत्यु की बात हुई थी, देखिए मृत्यु में, अब जैसे वहां ईयर नहीं पूछा था, वहां पर आपका जगह पूछा, ईयर पूछ सकता है आपको, तो आप एक जगह पर वो सारी चीजें कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो आप समझ ही गए। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? तो हमारा अगला सवाल होगा, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, सांची का स्तूप जो है वो भगवान बुद्ध से, स्तूप वैसा बुद्ध से, बुद्धिज्म से ही संबंधित है। सांची का स्तूप जो है ये बनवाया था अशोक ने। सांची है कहां पर? ये आपको पता होगा, ये मध्य प्रदेश में है। कहां पर है आपका? मध्य प्रदेश में। सांची एक छोटा सा गांव या के जगह है, ठीक है, जो बेतवा नदी के किनारे है, और वहीं पर ये सांची स्तूप जो है अशोक ने बनवाया। बाद में इसका जीर्णोद्धार भी किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कबीर किनके शिष्य थे, किसके डिसिपल थे? तो ये तो रामानंद के थे ना। कबीर के बारे में कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, जो अभी आएगा भी ऑब्वियसली, ठीक है। देखिए, कबीर ने क्या किया था, उन्होंने निर्गुण जो विचारधारा है कहिए, ठीक है, उसके प्रवर्तक माने जाते हैं, या निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। कबीर को क्या माना जाता है? इनको निर्गुण भक्ति के, है ना, सॉरी, निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक, है ना, निर्गुण भक्ति। अब देखिए, भक्ति परंपरा में दो है, वे आएगा बहुत सारा क्वेश्चन, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति परंपरा के, है ना, परंपरा के प्रवर्तक के रूप में इनको देखा जाता है, के प्रवर्तक के रूप में देखा जाता है, प्रवर्तक
प्रवर्तक, है ना, के रूप में देखा जाता है इनको, ठीक है। बाकी रामानुज, शंकराचार्य, इन सबसे रिलेटेड आप देखिएगा मध्यकालीन जो इतिहास मैंने पढ़ाया है, आप जरूर उसको जाकर के देखिए, वहां पर आपको मध्यकालीन के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें रामानुज, शंकराचार्य, वहां भी इनके बारे में क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये आपको मेडिएवल और एंशिएंट दोनों ही में दिख सकता है क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि अगला सवाल क्या है हमारा, पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जो जगन्नाथ मंदिर है, जो भगवान कृष्ण कहिए या विष्णु कहिए, उनका रूप है, ठीक है, का निर्माण किसने करवाया था? देखिए ये करवाया था, है ना, गंग वंश के एक शासक थे जिनका नाम क्या था? अनंत वर्मन, ठीक है। किसने करवाया था? अनंत वर्मन चोडगंग इनको कहा जाता था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, इनको अनंत वर्मन चोडगंग कहा जाता था, गंग वंश के शासक थे, है ना। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा, ठीक है। ये कौन थे? तो गंग वंश के शासक, ठीक है, गंग वंश के शासक जो ओडिशा वाले क्षेत्र पर रूल करते थे, ठीक है, गंग वंश के शासक थे, ठीक है, शासक, है ना। और इन्होंने कब बनवाया था? करीब 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, ठीक है, 12वीं शताब्दी में जो है उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। यहां पर एक और गंग वंश के ही शासक ने एक और मंदिर बनवाया, जो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है, वो गंग वंश के ही शासक नरसिंह देव ने बनवाया था। तो यहां पर आप उसको भी ध्यान में रख सकते हैं, जो कोणार्क का सूर्य टेम्पल है ना, कोणार्क का मंदिर जो है सूर्य भगवान से है, संबंधित है, सबको पता होगा। कोणार्क का मंदिर ये भी ओडिशा में ही है, भुवनेश्वर में, ठीक है। ये भी आपका क्या है? मंदिर वैसे आपको पता ही होगा, जगन्नाथ मंदिर ये क्या है? ये दोनों ही मंदिर वैसे ओडिशा कहां पर है, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, ये ओडिशा है ना, ओडिशा का जो पुरी या भुवनेश्वर, आप बोलिए भुवनेश्वर, वहां पर है, भुवनेश्वर और पूरी जगह है, ठीक है। खैर, तो वहां पर कोणार्क का मंदिर जो है, इसको बनवाया था गंग वंश के ही एक शासक थे, उसका नाम क्या था? नरसिंह देव, है ना, नरसिंह देव प्रथम, नरसिंह देव प्रथम यानी फर्स्ट ने जो है ना, इसको बनवाया था, ठीक है। ये गंग वंश के ही शासक थे, बात समझ में आ रही है? गंग वंश के साथ ये बनवाया कब था इन्होंने? ये 13वीं शताब्दी में करीब बनवाया था, 13वीं सदी में, ठीक है, या शताब्दी बोलिए, ठीक है, 13वीं शताब्दी में इन्होंने इसको निर्माण करवाया। तो अगेन ये ध्यान रखेंगे और इससे भी प्रश्न आएंगे ही आपको, ठीक है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आगे क्या है। आगे है डायनासोर विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट हुए थे कौन से एज में, ठीक है। देखिए वो एज है आपका, है ना, जिसको बोलते हैं क्रेटेशियस युग जो है, ठीक है। ये जुरासिक युग के बाद, जुरासिक युग में तो वो थे, है ना, डायनासोर्स थे। जुरासिक युग के बाद जो है वो क्रिटेशियस युग आया और उसी में जो है ये विलुप्त हो गए, ठीक है, डायनासोर विलुप्त हो गए। अच्छा, इससे पहले जैसे ये ऑर्डर आप देखें तो ये ऑर्डर सही है, पहले परमिनियन था, ठीक है, परमियन था, उसके बाद ट्राइएसिक, इससे पहले भी युग था, ऐसा नहीं है, ठीक है, और उसके बाद ट्राइएसिक युग आया, फिर जुरासिक आया और फिर इसमें से आखिरी यही है जो क्रिटेशियस, इसमें, बट इसके बाद भी है, ठीक है। टाइमलाइंस को हम लोग एक बार पढ़ेंगे, मैं एक सेपरेट वीडियो टाइमलाइंस के लिए आपको लाया आऊंगा, उसमें जरूर हम लोग उसको देखेंगे। वैसे एंशिएंट हिस्ट्री का डिटेल क्लास भी बहुत जल्दी मैं चालू करूंगा, ठीक है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है? देखिए ऋग्वेद में जो मंत्र है, ठीक है, एक जगह एक मंत्र में ही कहे कि इस नदियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। ऋग्वेद में कुल 25 कहा जाता है कि कुल, है ना, ऋग्वेद की अगर बात करें तो 25 नदियों का वर्णन है इसमें लगभग, ठीक है। कितना है? 25 नदियों का उल्लेख या वर्णन है, ठीक है, उल्लेख है, ठीक है। देखिए अगर देखें तो इनमें से जितनी नदी है तो वो सब, लेकिन यहां पर एक है, देखिए वहां पर यमुना का तो है, ठीक है, यमुना का डायरेक्ट यमुना नाम है, गंगा है, सरस्वती है, ठीक है, लेकिन वहां पर रावी नदी का नाम मेंशन नहीं है। आपको पता होगा कि पहले रावी कोई पुरुषनी नदी का, पुरुषनी का नाम है लेकिन रावी नाम वहां पर नहीं है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर क्या हो जाएगा आंसर हमारा? रावी का कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि वहां पर किसका उल्लेख है? तो पुरुषनी का उल्लेख है। अब पुरुषनी रावी का ही नाम था, ठीक है, तो ये पुरुषनी का भले उल्लेख है, का उल्लेख जरूर है, ठीक है, ये उल्लेख है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अच्छा यहां पर अब कुछ और पॉइंट जरूरी है जो याद आप रखिए, ठीक है। क्या पॉइंट याद रखेंगे? देखिए यहां जो है सबसे, देखिए सबसे अधिक ऋग्वेद में जो सबसे ज्यादा बार जिस नदी का नाम आया है उस नदी को उसको कहते हैं, वो कौन सी नदी है? वो है सिंधु, यानी कि सबसे अधिक वर्णन किसका है? सिंधु का है। तो यहां पर कुछ पॉइंट याद रखिए, सबसे अधिक वर्णन किसका है? सबसे अधिक वर्णन, ठीक है, ये सबसे अधिक वर्णन किसका है? तो वो है आपका सिंधु का, है ना, सिंधु नदी का है ना, जिसको इंडस कहते हैं, है ना, तो सिंधु का है। सबसे अधिक वर्णन किसका है? तो सिंधु नदी का है। अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद के अकॉर्डिंग सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र जो है माना गया, किसको माना गया था? ये सरस्वती को, जिसको आजकल वर्तमान में घग्गर कहते हैं, ठीक है, सरस्वती, ठीक है, सरस्वती नदी, ये सबसे पवित्र नदी, इसको नदी तमा कहा गया। इसी को क्या कहा गया? सरस्वती नदी को जो है इसको नदी तमा कहा गया। क्या कहा गया था ऋग्वेद में? नदी तमा, यानी कि सबसे पवित्र नदी, ठीक है, सबसे पवित्र नदी, नदी तमा इसको कहा गया, ठीक है। बाकी गंगा का उसमें एक बार वर्णन है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए तो ये हमने देख लिया, आगे बढ़ते तो बहुत सारा डिटेल इसको ध्यान में आप रखेंगे, पॉइंट्स को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो हमारा अगला सवाल क्या, जरा देखिए, अगला है निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन, जो कई शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया, ठीक है, और ये बहुत प्रसिद्ध यज्ञ है धार्मिक ग्रंथों में, ठीक है, इसको करवाया था, इसमें से किसने करवाया था? अगर इन ऑप्शंस को देखें तो इसमें से समुद्रगुप्त ने करवाया था, ठीक है। समुद्रगुप्त आपको पता है कि गुप्त वंश का, ठीक है, ऐसे तो चौथा है लेकिन अगर कहें ये दूसरा शासक भी इनको कहा जाता है, ठीक है। कारण क्या है? ठीक है, कारण ये है कि
समुद्रगुप्त की अगर बात करें, वैसे तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त हैं, उसके बाद घटोत्कच उसके बेटे बने, फिर उसके बाद जो है वो आपका चंद्रगुप्त प्रथम आए और फिर आया समुद्रगुप्त, है ना। तो लेकिन चूंकि चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक शासक माना जाता है गुप्त वंश में, इसलिए समुद्रगुप्त कभी कभी दूसरा, लेकिन ये अगर देखें तो चौथे शासक है गुप्त वंश के, ठीक है। तो ये समुद्रगुप्त चौथे या दूसरे, दोनों ही सेंस में आप रख सकते हैं, मैंने कारण बता दिया। तो ये चौथे, है ना, चौथे शासक हैं, चौथे शासक हैं, गुप्त वंश की बात हो रही है, ठीक है। गुप्त वंश चौथे शासक हैं, किसके? गुप्त वंश के, है ना, गुप्त वंश। अच्छा, अभी मैंने ये बताया भी कि गुप्त वंश की जब बात आएगी तो इसके संस्थापक कौन है। अब देखिए इसमें भी दो हैं संस्थापक, वास्तविक जो है या संस्थापक अगर सामान्य पूछेगा ऑब्वियसली, और यही पूछता भी है, तो ये है आपके श्रीगुप्त, है ना, श्रीगुप्त हैं, ठीक है। श्रीगुप्त जो है वो इसके वास्तविक संस्थापक हैं। ये 240 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। 240 ईस्वी में 240 से 280 ईस्वी तक रहते। इसके बाद इनका बेटा जो है घटोत्कच जो है वो बना, ठीक है, वो शासक बना, ठीक है। वैसे तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक में चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है, तो वहां ध्यान रखेंगे। तो श्रीगुप्त थे, उसके बाद है ना घटोत्कच आया, घटोत्कच जो है वो आया, ठीक है। ये मैं यहां तक बता रहा हूं समुद्रगुप्त तक का, ठीक है। तो घटोत्कच आया, ठीक है। फिर उसके बाद आया क्या? उसके बाद आया आपका चंद्रगुप्त प्रथम, है ना, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। यहां आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम जो कि है ना 319 के करीब, ये है ना 19-20 में शासक में आया, ठीक है, शासन में आया। कौन? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो 319 में करीब ये शासन में आए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद आपका कौन है ना, इसके बाद आया समुद्रगुप्त, है ना, समुद्रगुप्त। ये करीब करीब 335 तक ये शासन में रहे थे, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका समुद्रगुप्त आया। इन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन भी किया था, क्लियर है, ठीक है। ये करीब करीब अगर मैं कहूं, ठीक है, तो इन्होंने 335 से लेकर के, है ना, 375 या 76 तक जो शासन किया था। डेट कहीं कहीं पर गड़बड़ भी है, ठीक है। तो इन्होंने 335 से, है ना, करीब करीब 76 तक शासन किया था, ठीक है। ये समुद्रगुप्त तक मैंने बताया। इसमें और भी शासक है ना। पहले अभी हम लोग इसमें समुद्रगुप्त की बात करते हैं और इसके बारे में। अब देखिए समुद्रगुप्त को जो है इसको भारत का नेपोलियन कहा गया। जो इनके बारे में पूछता है उसकी बात कर रहे हैं, तो इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको भारत का नेपोलियन, ठीक है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना। तो भारत का नेपोलियन, इसको किसने कहा था? इसको भारत का नेपोलियन, ये भी पूछ लिया जाता है, इसको किसने कहा था? ये कहा था वी.ए. स्मिथ ने। किसने कहा था? ये वी.ए. स्मिथ ने जो है इनको भारत का नेपोलियन कहा। अब नेपोलियन के बारे में आप जानते होंगे, फ्रांस से संबंध है इनका, ठीक है। तो इनको भारत का नेपोलियन कहा गया। इनको एक और नाम कहा जाता है, इनको कविराज भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इनको संगीत और जो है ये वीणा वादन के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। इनके सिक्के पर इनको वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। तो इनको कविराज भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था इनको? इनको कविराज कहा जाता था, ठीक है, कविराज। और साथ मैंने कहा कि ये वीणा का वादन करते थे, ऐसा भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। तो वीणा वादन, है ना, तो वीणा वादन करते हुए दिखे थे, ठीक है, दिखाए गए हैं सिक्के पर। इसके अलावा इनका एक दरबारी कविता हरिसेन, जिन्होंने एक रचना की थी, मतलब इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है ना प्रयाग प्रशस्ति, जो इलाहाबाद अभिलेख जैसे संबंधित है, ठीक है। तो इनकी जानकारी जो मिलती है, ये भी कई बार पूछा गया सवाल है ना। इनके विषय में जो जानकारी आपको मिलती है वो मिलता है कहां से? वो जानकारी मिलती है प्रयाग, है ना, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति से, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति से इनको जानकारी मिलती है, जिसको है ना ये इलाहाबाद अभिलेख, है ना, इलाहाबाद अभिलेख, सॉरी, इलाहाबाद अभिलेख, है ना। सो इलाहाबाद अभिलेख जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके रचनाकार कौन थे? तो इन्हीं का पोर्ट पोएट था, सॉरी, जो कोर्ट पोएट है ना, ठीक है, ये तो वो थे हरिसेन, ठीक है। तो इनका ध्यान में नाम रखेंगे, है ना। कौन था? तो इनका दरबारी कवि या कोर्ट पोएट जो था वो था हरिसेन, ठीक है। और उन्होंने ही, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद अभिलेख में आप देखते हैं, ठीक है। और वो किसके बारे में? वो समुद्रगुप्त से संबंधित। तो बहुत सारा डिटेल हमने यहाँ पर गुप्त के बारे में जाना, और इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको जरूर आप नोट करिए। स्क्रीनशॉट फिलहाल आप ले सकते हैं, बाद में ऐड कर लीजिएगा। ह्वेनसोंग को भारत भ्रमण उन्होंने किया था किसके? ये तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था, ठीक है। और ये कब? लगभग 630 ईस्वी के करीब जो है उन्होंने 630 ईस्वी के करीब वो ये आए थे। ह्वेनसोंग जो है भारत में आए थे, ठीक है, वो भारत में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो और उन्होंने वो आकर के उन्होंने बुद्धिज्म को पढ़ा था, है ना। वो नालंदा विश्वविद्यालय गए थे, ठीक है। तो ये सब कहानियां हैं। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। देखिए माउंट आबू तो कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, लेकिन इसमें जो यहां ऑप्शन है उसके अनुसार ये होगा जैन मंदिर, ठीक है। यहां पर जो जैन मंदिर है, ठीक है, उसके लिए प्रसिद्ध है। और इसको बनाया था चालुक्य वंश के शासक, ठीक है, भीम ने। किसने बनवाया था इसको? चालुक्य नरेश भीम ने बनवाया था इस जैन टेंपल को। तो इसको बनाया था चालुक्य नरेश भीम ने, ठीक है, चालुक्य नरेश, है ना, भीम ने जो है, भीम, उन्होंने इसको बनवाया था, ठीक है, भीम ने। तो ये ध्यान में रखेंगे। ये जैन मंदिर की बात हो रही है, वहां हिंदू मंदिर भी है, लेकिन वहां जो प्रसिद्ध है वो जैन मंदिर ही है, ठीक है। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला बनाया? देखिए विक्रमशिला तो धर्मपाल जो पाल वंश के शासक थे, है ना, उन्होंने, संस्थापक नहीं थे, सॉरी, ठीक है,
हाँ, मतलब पाल जो वंश जो उसके शासक थे, ठीक है, धर्मपाल, और उसने क्या किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है जो भागलपुर में है उसको बनाया, ठीक है। और इसको अभी देखिए, जब हमने विक्रमशिला पढ़ा तो यहाँ नालंदा भी बनता है कि उसको भी हम जाने। नालंदा को किसने बनाया था, तो इसको बनाया था कुमारगुप्त ने, कुमारगुप्त प्रथम ने। किसने बनाया था, तो इसको बनाया था कुमारगुप्त फर्स्ट ने, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, ये ध्यान में रखेंगे। और आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, खजुराहो के मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, कई कारणों से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया, देखिए इसको करवाया था बादामी के चालुक्यों ने, है ना। सॉरी नहीं, सॉरी, इसको मैं हटा देता हूं। ये बात हो रही है खजुराहो मंदिर की ना, तो इसको बनाया था चंदेलों ने, बुंदेलखंड के चंदेल जो शासक है उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, बुंदेलखंड के चंदेल शासक जो है उन्होंने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया। देखिए खजुराहो में पहले कहा जाता है कि लगभग 85 है ना मंदिर थे, ठीक है, जो घट करके अब 25 हो गए। और जो यूनेस्को धरोहर स्थल है उसमें 23 ही मंदिर जो है, ठीक है। तो यूनेस्को धरोहर स्थल ये 1986 में डिक्लेयर कर दिया गया था, विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। तो जब खजुराहो के मंदिर की बात करते हैं तो लगभग 23 से 25 के बीच में मंदिर है ना। अब ये यूनेस्को के अगर अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें कितने 23 मंदिर है मेंशन है, लेकिन मैंने कहा नॉर्मली इसमें 25 है, ठीक है, 23 मंदिर है। अच्छा, सारे ही मंदिर जो है वो मंदिर निर्माण की खास शैली जो नागर शैली है उसमें यह बना, और इसका एक बहुत बड़ा ये उदाहरण है, नागर शैली का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, मंदिर निर्माण की एक फेमस है द्रविडियन शैली जो कि साउथ इंडिया में, और दूसरा आपका नागर शैली है जो नॉर्थ इंडिया में बहुत प्रचलित है, ठीक है। और उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है खजुराहो का मंदिर, ठीक है। और इसमें तो 23 मंदिर है, नागर शैली में है, ठीक है। बुंदेलखंड के चंदेलों ने जो है इसको बनवाया था। इसमें सबसे पुराना जो मंदिर है वो 64 योगिनी है, ठीक है। तो यहां भी ध्यान रख सकते हैं ना। बाकी यहां पर कंदरिया महादेव सबका मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, सबसे पुराना जो है 64 योगिनी है, ठीक है। सबसे पुराना कौन सा है, करीब 9वीं शताब्दी में बनाया गया था 64 योगिनी, ठीक है, 64 योगिनी, ठीक है, योगिनी मंदिर, योगिनी, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मंदिर ये जो बनवाया गया था ये करीब है ना, अगर देखें 950 से लेकर के अगर देखें तो 1050 इस ड्यूरेशन में जो है इसको बनाया गया था, इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये सारे पॉइंट जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी भी मैंने कहा था कि 1986 में जो है इसको यूनेस्को का धरोहर स्थल है ना, यूनेस्को विश्व धरोहर, यूनेस्को, ये भी सॉरी ये भी कभी पूछ लिया जाता है ना, तो ये ध्यान रखेंगे कि इसको यूनेस्को धरोहर स्थल जो है, धरोहर, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ना, धरोहर स्थल इसको डिक्लेयर किया गया 1986 में। चलिए, ये सारे पॉइंट इसके बारे में ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है, कह रहा है कि चालुक्य वंश के सबसे पहले शासक कौन थे। अब देखिए, चालुक्य वंश के अगर बात करें ना तो इसके जो सबसे पहला शासक था वो तो जयसिंह था, लेकिन वो वास्तविक शासक नहीं माना जाता। वास्तविक शासक माना जाता है पुलकेशिन प्रथम को, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि कौन है, तो वास्तविक शासक जो है या वास्तविक इसका शासक बोलिए, ये पुलकेशिन, जो लगभग 543 ईस्वी के आसपास शासन में आए और 566 तक ये शासन में रहते। तो करीब करीब ये 543 से 566 आप रख सकते हैं, है ना। तो उसमें पुलकेशिन प्रथम थे जो चालुक्य वंश के सबसे पहले शासक के रूप में जाने जाते हैं। ये चालुक्य की जब अगर बात करते हैं ना, चालुक्य 3 पार्ट में बटा हुआ है ना। चालुक्यों की 3 कैटेगरी थी अलग अलग समय में। जो पहले थे जिसका पुलकेशिन था शासक, है ना, तो एक था जिसको वातापी या बादामी, है ना, वातापी, या सबसे ज्यादा प्रसिद्ध यही थे, वातापी या बादामी चालुक्य इनको बोला जाता था ना, बादामी चालुक्य बोला जाता था, ठीक है, चालुक्य। फिर इसके अलावा भी थे जिनको पूर्वी चालुक्य कहा जाता था, इनको क्या कहा जाता था, पूर्वी चालुक्य। और एक था जिनको पश्चिमी चालुक्य कहा जाता था, सॉरी पश्चिमी, है ना, इसको पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता था। तो ये ध्यान में रखेंगे कि चालुक्य जो है वो 3 कैटेगरी में जो है वो बने हुए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। देखिए, सांची का स्तूप अभी कई बार आ गया, पीछे भी आया था, ये किसने बनवाया था, ये अशोक ने बनवाया था, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में। कुषाण शासक जो कि कनिष्क थे, उसका राज्याभिषेक कौन सी ईस्वी में हुआ था। देखिए, ये 78 एडी में, 78 एडी में था, और इन्होंने एक जो है टाइम लाइन शुरू किया जिसको शक संवत कहा जाता है ना। तो शक संवत की जो शुरुआत है इन्होंने ही की थी। क्या शुरू किया था, शक संवत की शुरुआत जो है इन्होंने 78 एडी में जो है वो की थी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। आत्मा संबंधी विवाद से है, ब्रह्मचर्य से है, धार्मिक कर्मकांड से है, या आचरण की शुद्धता। तो ऑब्वियसली ये तो बहुत आसान है, आचरण की शुद्धता और पवित्रता, इन्हीं से बुद्धिज्म का रिलेटेड है या बुद्ध के उपदेश का संबंध है, ठीक है। बढ़े आगे।
सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। कह रहे व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सच है। मातृदेवी की उपासना की जाती है, इसके भी कुछ है ना जानकारियां हैं। लोग लोहे से परिचित, बिल्कुल नहीं, है ना, ये काल तो लोहे का था ही नहीं। देखिए ये जो आपका ये जो सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता है, अगर आप इसकी बात करें तो ये आपका कांस्य युग का भाग है, ठीक है। ये किसका है? ये कांस्य युग, जिसको ब्रॉन्ज एज कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये कांस्य युग जो है आपका, ब्रॉन्ज एज जो है ना, ब्रॉन्ज एज उससे संबंधित है। तो यहां पर लोहे की जानकारी उनको थी नहीं ज्यादा, ठीक है। तो लोहे से ये बहुत परिचित तो बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, है ना, तो आंसर तो आपका यही हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल कह रहा है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? देखिए नव नालंदा महाविहार जो बिहार सरकार द्वारा 1951 में बनाया गया, ठीक है। खास करके पाली लैंग्वेज जो है, पाली भाषा, है ना, पाली, और अगर आप बात करें बौद्ध धर्म को, है ना, मतलब बौद्ध या बुद्धिज्म बोलिए या बौद्ध धर्म बोलिए, इसके अध्ययन के लिए, मतलब इन दोनों के अध्ययन के लिए इसको बनाया गया, ठीक है। इसके लिए इसको विकसित किया गया, और ये एक तरह का क्या है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, यहां पर किस लिए व्याख्या, इसको ह्वेनसांग स्मारक भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो नव नालंदा विहार है उसको ह्वेनसांग स्मारक भी कहते हैं हम लोग। तो ये सवाल था आपका, और इसका डिटेल भी आपने देख लिया, कब बना है, किससे संबंधित है। बोध गया में बोधि वृक्ष जो है अपने वंश का, ये कई बार ये भी पूछा हुआ है, ये चतुर्थ, ये अपने चतुर्थ, बेसिकली चतुर्थ वंश या पीढ़ी का है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान में रख लेंगे। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्र, ये तो बिहार बोर्ड सबकी बुक में या और ऐसे भी आपको कई सारे बुक में दिखने को मिला होगा। वैशाली जो है विश्व का पहला गणतंत्र था, जो 6ठी ईसा पूर्व, है ना, यानी कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ही देखने को मिला था, ठीक है। और वैशाली जो है ये आपका राजधानी थी एक महाजनपद की। कौन से महाजनपद की राजधानी थी? वज्जी, है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे, वैशाली क्या है? वज्जी जो महाजनपद था, वज्जी महाजनपद 16 महाजनपद थे, ठीक है। महाजनपद, वैसे धीरे धीरे करके इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे जनपद से रिलेटेड, मैं वहां पर एक धीरे धीरे सारे ही नाम आपको बता दूंगा, है ना। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी, यहां पर इसका ध्यान रखिएगा, राजधानी जो है ना, चलिए ठीक है। और कुल जनपद कितने हैं? तो यहां पर हमें पता है कि 16 महाजनपद हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? देखिए उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल है। इसके अलावा आपको पता होगा इसी का नाम कलिंग था। अशोक ने यहीं पर आक्रमण किया था ना, कि अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग पर जब आक्रमण, कलिंग एक मात्र क्षेत्र बच गया था विजय के लिए, उसके लिए भारत के अंदर, तो उसने कलिंग पर आक्रमण किया, और उसी में, है ना, कहा जाता है कि इतना, है ना, खून बहा था, इतना नरसंहार हुआ कि उसके बाद उनका जो है मन परिवर्तित हो गया। इसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया और उन्होंने हिंसा को त्याग दिया, ठीक है, इसी युद्ध के बाद। तो उड़ीसा को कलिंग भी कहा जाता है। तो कलिंग जो है अशोक के समय में बहुत प्रचलित था, ठीक है। अशोक का जो परिवर्तन है वो यही इसी युद्ध से हुआ है। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? देखिए जब सबसे प्राचीन स्तूप कहेगा तो ये सारनाथ है। आपको पता होगा सारनाथ जो कि वाराणसी में, कहां पर ये जगह है, ठीक है, जो बनारस आप बोलते हैं वाराणसी, है ना, वाराणसी उत्तर प्रदेश, है ना, यूपी में ये जगह है आपका, वाराणसी उत्तर प्रदेश यूपी में ये जगह है, ठीक है, सारनाथ। सारनाथ में बुद्ध ने पहला, भगवान बुद्ध ने, है ना, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, ठीक है। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पहला उपदेश जो है, उपदेश इन्होंने, है ना, गया में आपको पता है कि बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इन्होंने अपना जो पहला उपदेश है वो यहीं पर दिया था, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे कहां पर दिया था, तो ये सारनाथ में। और इसको क्या कहा जाता है? और इसको धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। तो इसी को पहला उपदेश, जिसको क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, इसको कहा जाता है धर्म चक्र, है ना, प्रवर्तन, ठीक है, प्रवर्तन कहते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। तो ये सारी बात ध्यान में रखेंगे। बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। सांची में अशोक ने क्या बनवाया था? बुद्ध स्तूप जो है वो बनवाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम युग जो है वो कहा जाता है, कौन से समय कहा जाता है? ये गुप्त काल को कहा जाता है। अभी मैंने कहा था गुप्त काल से प्रश्न आएंगे। गुप्त काल की स्थापना या शुरुआत तो मैंने ऑलरेडी बता दी कि श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी में की थी, ठीक है। अब देखिए गुप्त काल को क्यों कहा गया स्वर्णिम युग? क्योंकि गुप्त काल में सभी तरह के, ठीक है, कहने का मतलब यहां पर आर्थिक और राजनीतिक, धार्मिक, हर तरह के जो है विकास हुए, और वो विकास अपनी पराकाष्ठा पर थी, है ना। तो ये ध्यान में रखना है कि सभी दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति जो है वो अपनी पराकाष्ठा पे थी, है ना। यहां पर अगर आप देखें, ठीक है, तो यहां पर मूर्ति कला का विकास हुआ, भाषा साहित्य का विकास हुआ इस काल में, है ना। इसके अलावा जो आप ये टेम्पल मंदिर निर्माण की जो नागर शैली की बात करते हैं, जैसे मैंने पीछे बात की थी, है ना, जो खजुराहो का मंदिर उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो उसका विकास जो है वो इसी, है ना, गुप्त वंश में हुआ, ठीक है। तो मूर्ति कला हो, नागर शैली हो, भाषा साहित्य
सकते हो, है ना, इन सब का विकास यहाँ हुआ। इसके अलावा विदेशी गुप्तों ने, है ना, विदेशियों को भी पराजित किया, जो शक शासक होते थे उनको भी पराजित किया, ठीक है। तो इन सभी कारणों से जो है गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। ये सारी बातें आप ध्यान में रख सकते हैं। कोणार्क मंदिर के देवता, अभी तो मैंने बताया था कोणार्क मंदिर सूर्य देवता, इसको बनवाया किसने था? नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था, गंग वंश के शासक थे। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाने वाला जो शक संवत है, मैंने बताया भी था कि इसको किसने तो शुरू किया था? कनिष्क ने किया था। 78 एडी में जो है इसको उन्होंने शुरू किया था शक संवत। और इसको भारत का ये जो शक संवत है, भारत का ये राष्ट्रीय कैलेंडर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये क्या है? हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर यही है, ठीक है, हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, ठीक है। चलिए, तो भारत सरकार का राष्ट्रीय कैलेंडर ये। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में कौन आया था? ये तो पहले ही पूछा हुआ सवाल है, कई बार रिपीट होता है। वेनसोंग आया था, ठीक है। चलो, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? ये तो पता ही है, अशोक का स्तंभ है। और आपको ध्यान में होगा कि ये सारनाथ का ही जो स्तंभ है, इसी को हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के प्रतीक के रूप में लिया गया है। तो ये जो सारनाथ का जो है ना स्तंभ है, इसी को क्या लिया है? राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में। आपको पता होगा यहां पर जो वो आप 3 शेर वाला वो देखते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय प्रतीक जो है, प्रतीक हमारा, इसको 26 जनवरी 1950 को जो है इसको स्वीकार किया गया था। 26 जन आपको पता ही होगा 1950 उसको स्वीकार किया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक के का जो सारनाथ वाला स्तंभ है, ठीक है, उसको। चलिए, पिलर जो है। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं, खजुराहो मैंने बताया था मध्य प्रदेश में, तो ये खजुराहो की गुफाएं भी मध्य प्रदेश में ही होंगी। ये आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत, ठीक है। ये तीनों तो मिलिंद है ना। देखिए, बिंबिसार की अगर बात करें, गौतम बुद्ध की बात करें, प्रसेनजीत, ये सब समकालीन थे। आंसर हो जाएगा मिलिंद, ठीक है। मिलिंद की अगर बात करें, देखिए ये एक यूनानी था जिसका नाम एक्चुअल में कौन था? मिनांडर था, है ना। इसका एक्चुअली में नाम जो था, है ना, वो मिनांडर था, ठीक है, मिनांडर। बात समझ में आ रही है या, है ना। तो इसका नाम एक्चुअली में, इसका नाम क्या था? वो मिनांडर था, ठीक है, या मिनांडर जो भी बोल लीजिए, ठीक है। ये एक यूनानी था जो भारत आया। देखिए, ये भारतीय संस्कृति के खास करके बुद्धिज्म के ये प्रभाव में आया और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसने कौन सा धर्म अपनाया था? इसने बौद्ध धर्म अपना लिया, है ना, भारतीय संस्कृति से, है ना, प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है, बौद्ध धर्म इसने अपनाया। और एक प्रसिद्ध किताब भी है मिलिंद पन्हु, है ना। आपने अगर मिलिंद से संबंधित किताब है मिलिंद पन्हु, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मिलिंद, है ना, मिलिंद पन्हु, ठीक है, पन्हु। ये जो किताब है ना, ये मिलिंद और, है ना, बौद्ध धर्म के गुरु थे, ठीक है, जिनका नाम क्या था? नागसेन। उन दोनों के बीच का वार्तालाप है, ठीक है। यानी ये मिलिंद, है ना, मिलिंद और किसका? नागसेन, जो कि बौद्ध धर्म गुरु थे, ठीक है। तो नागसेन, है ना, नागसेन, इन दोनों के बीच का वार्तालाप, है ना, का वार्तालाप, ठीक है, या बातचीत बोलिए, वार्तालाप, ठीक है। ये इसी मिलिंद पन्हु में संग्रहित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ देखें। अगला सवाल हमारा क्या हो गया? अगला सवाल हमारा क्या है, जरा देखिए। तो यह है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया या वशीकरण की चर्चा की गई है? देखिए, वैसे सबसे पुराना जो वेद है, हम सबको पता है, वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कई सारे मंत्र है, लेकिन जादुई मंत्र कहां पर है? ये अथर्ववेद में। किसमें? जो जादुई मंत्र है, ठीक है, जादुई माया और वशीकरण, इन सब संबंधित जो मंत्र हैं वो आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेगा। ऋग्वेद में आपको क्या होगा? विभिन्न देवी देवताओं से संबंधित मंत्र देखने को मिलता है इसमें, है ना, विभिन्न, है ना, विभिन्न देवी देवताओं, है ना, देवी देवताओं, है ना, जिसमें गायत्री मंत्र सब ये देवताओं से संबंधित, है ना, संबंधित मंत्र, ठीक है, मंत्र आपको देखने को मिलेगा। वही यजुर्वेद की बात करें तो इसको तो प्रार्थना की किताब या कर्म कांड की किताब कहते हैं। इसको प्रार्थना या कर्म कांड, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्रार्थना, है ना, प्रार्थना या कर्म कांड भी बोल सकते हैं ना, कर्म कांड की पुस्तक भी बोलते हैं, कर्म कांड की, है ना, इसको पुस्तक बोलते हैं। कि पुस्तक जो है वो किसको बोलते हैं? ये हम लोग बोलते हैं किसको? यजुर्वेद को। सामवेद की अगर बात करें तो सामवेद में आपको पता होगा संगीत और नृत्य का जो वर्णन है वो इसमें मिलता है। तो ये संगीत नृत्य इन सबसे संबंधित है, ठीक है, संगीत और नृत्य, है ना, इन सबसे संबंधित जो है आपका सामवेद है, ठीक है। बाकी आगे हम लोग वेद पर, अलग अलग वेद पर जो क्वेश्चंस बनेंगे वहां पर उसका और डिटेल हम लोग देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो अभी जस्ट ने पढ़ा था, ये अशोक का स्तंभ है, इसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। सर्वप्रथम विधि ग्रंथ कौन है? मतलब सर्वप्रथम, ये सर्वप्राचीन सबसे पुराना जो विधि ग्रंथ है ये है आपका मनुस्मृति, है ना। क्या है आपका? तो सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है वो हमारा कौन सा है? वो है मनुस्मृति। इसको हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन धर्मशास्त्र भी माना जाता है। किसको? मनुस्मृति को। अक्सर चर्चा में रहता है, कई सारे विवाद में बेसिकली हमने इसको देखे। गुप्त वंश का कब प्रारंभ होता है? देखिए गुप्त वंश नहीं कहा है, गुप्त संवत कहा है। देखिए गुप्त संवत की शुरुआत करने वाला व्यक्ति था चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। देखिए दो है, चंद्रगुप्त मौर्य
और प्रथम वो अलग अलग है। चंद्रगुप्त जो है ना, प्रथम जो है ये गुप्त वंश के थे, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश के थे। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये 319-20 में जो है शुरू किया था इसको चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है इसको शुरू किया था, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ये मैंने पहले ही बता दिया, श्रीगुप्त ने 240 से 80। अब है तोलकपियम, है ना। तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है किससे? देखिए तोलकपियम जो है ना, ये तमिल व्याकरण था। क्या था आपका? ये एक तमिल भाषा का व्याकरण था, ठीक है। सो ये आपका एक सेकेंड, है ना, ये आपका क्या था? तो ये तमिल, है ना, तमिल भाषा का व्याकरण था, तो ध्यान में रखेंगे। और इसको तोलकपियम, है ना, बेसिकली तोलकपियर जो है वो एक लेखक थे, ठीक है, या फिर क्या व्याकरण शास्त्री थे, लेखक जो बोल लीजिए, ठीक है। कौन थे? तोलकपियर, है ना, तो उनका नाम ही था, ठीक है, तोलकपियर, ठीक है। तो उन्होंने, वो संगम काल के लेखक थे, लेखक कह लीजिए, व्याकरण शास्त्री बोल लीजिए, ठीक है। तो इसकी रचना किसने की थी? ये किया था तोलकपियर, ठीक है, तोलकपियर ने। ये संगम काल से इनका संबंध है। किससे संबंध है? संगम काल, है ना, संगम काल जो है उससे संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? देखिए ये ऋग्वेद की जो पांडुलिपि है ना, उसको इसमें शामिल किया गया यूनेस्को की, ठीक है। तो यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया ऋग्वेद के पांडुलिपि को। अब ऋग्वेद के बारे में जान लेते। मैंने कहा था कि वेद अलग अलग आएगा, तो हम लोग पढ़ेंगे। सनातन धर्म का प्रारंभिक स्रोत जो है वो ऋग्वेद को ही माना जाता है। तो पहला तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि सनातन, है ना, सनातन है ना, धर्म का प्रारंभिक स्रोत, ठीक है, प्रारंभिक, है ना, प्रारंभिक स्रोत माना जाता है इसको, ठीक है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है? देखिए इसमें जो है, देखिए जब हम ऋग्वेद की ऑब्वियसली सबसे पहला ग्रंथ तो है ही, इसके अलावा इसमें 1028 भजन, या उसको हम लोग सूक्त बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें 1028 सूक्त हैं। तो एक तो आपको क्या लिखना है? 1028 इसमें सूक्त हैं, जिसको भजन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो भजन, है ना, भजन है। उसके बाद 10,600 इसमें श्लोक हैं, ठीक है, ये भी कभी बार पूछ लिया जाता है। और इसको, है ना, इसमें 10,000 जो है आपका श्लोक है, ठीक है, 600 श्लोक है ना। इसके अलावा एक और चीज इसमें पूछ लिया जाता है, और वो क्या पूछा जाता है, ठीक है, कि इसमें देखिए 10,600 श्लोक हैं या 1028 सूक्त हैं, ये तो ध्यान में रखना है। इस किताब, मतलब ऋग्वेद को जो है 10 पुस्तकों या उसको मंडल कहा जाता है। तो ये 10 मंडलों में विभाजित है, ठीक है, ये 10 मंडलों, है ना, मंडलों में विभाजित है, ठीक है, में विभाजित है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। तो ये सारा पॉइंट जो है आप ऋग्वेद के बारे में, है ना, याद रखेंगे। कई सारे मैंने बताया था कि इसमें जो देवी देवताओं संबंधित मंत्र जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कह रहा है कि पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति? ये तो कार्बन डेटिंग कहते हैं, जो C14 से संबंधित है। C14 और C12 इसको हम लोग कार्बन डेटिंग कहते हैं, ठीक है। जो पुराने अवशेष मिलते हैं, पुरातन अवशेष, उनका जो टाइम पता किया जाता है वो कार्बन डेटिंग जो है इसी प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, उसकी राजधानी क्या थी? ये तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। मौर्य वंश, अशोक का संबंध किससे? मौर्य वंश से। और मौर्य वंश का जो, है ना, कैपिटल था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये पाटलिपुत्रा थी, ठीक है। प्राचीनतम नगर तक्षशिला जो है वो निम्नलिखित में से किनके बीच में, कौन सी नदी के बीच में स्थित है? देखिए ये तो है सिंधु और झेलम, जो वर्तमान में रावलपिंडी, तो पाकिस्तान में, है ना। और ये पहला तक्षशिला अगर देखा जाए तो वो पहला विश्वविद्यालय था, ठीक है। और तक्षशिला सिंधु और झेलम के बीच में, रावलपिंडी से कुछ किलोमीटर, जो पाकिस्तान में रावलपिंडी है उससे कुछ किलोमीटर, करीब 20 किलोमीटर दूरी पर है ये सिंधु तथा झेलम के बीच, ठीक है, तक्षशिला। तो ये ध्यान में रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण शहर था, है ना। चलिए मौर्य साम्राज्य के समय हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। ये तो अभी हमने पढ़ा था कि हड़प्पा या उसी को सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल सकते हैं। ये कांस्य युग से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये आपका कांस्य युग से संबंधित है, अभी हमने पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि चीनी तीर्थयात्री वेनसोंग ने भारत का, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया, आप लोग कमेंट में बताएंगे क्योंकि इसका आंसर हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। कलहन द्वारा रचित राज तरंगिनी, मैंने बताया था कश्मीर के इतिहास पर संबंधित है, जो आपका राज तरंगिनी किताब है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है सारनाथ स्तूप कहां स्थित है? ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, कहां पर? वाराणसी में है, ठीक है। तो ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन था? देखिए पाणिनि के बारे में अक्सर पूछा जाता है। ये एक व्याकरण शास्त्री थे और उन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम है क्या? अष्टाध्यायी, है ना। तो अष्टाध्यायी, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, अष्टाध्यायी। तो ये इनकी किताब थी, संस्कृत व्याकरण से संबंधित किताब है, ठीक है। तो हमने जो है आज इसमें 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। ये हमारा एंशिएंट इंडिया का, या फिर कहिए कि प्राचीन इतिहास, जो भारत का प्राचीन इतिहास, उसका हमने मॉडल सेट 1 कंप्लीट कर लिया। 50 क्वेश्चन हमने कर लिए, जो भी डिटेल्स था मैंने वो भी बता दिया। बाकी जो है इसमें करीब 220-25 क्वेश्चन हैं जो बिहार के एग्जाम में पूछे हुए, एक्सेप्ट बीपीएससी जो सीएससी वाला एग्जाम होता है उसको छोड़ करके, बीपीएससी सहायक सब और उन सब बाकी जो एग्जाम्स है वो तो है ही, ठीक है, बीपीएससी
टीचर वाले एग्जाम्स के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। लेकिन बीपीएससी जो मेन होता है वो नहीं है, उसकी अलग से सीरीज बहुत जल्दी आ जाएगी। जैसे ये सीरीज कंप्लीट होता है फिर बीपीएससी की सीरीज आएगी। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहिए, है ना। जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, है ना। कमेंट करिए, आपको जो भी कोई जानकारी है या कोई भी चीज है, किसी भी आप क्वेश्चन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप जरूर उसके बारे में कर सकते हैं, ना। बाकी क्लास इसी तरह चलती रहेगी, चैनल से जुड़े रहिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।